दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार द रियल टॉक शो में। आज के एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आगरा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौंकर जी। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार राज भाई, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, यूँ तो आपके साथ बहुत सारे विषय जुड़े हैं, लेकिन एक मूल जो विषय है, जो एक लंबी लड़ाई आप लड़ते आए हैं, पिछले काफ़ी समय से आपको देखा है, समझा है। मैं आपको उसी विषय पर ले चलता हूँ। मैं शिक्षा मित्रों की वेदना की बात करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि शिक्षा मित्र कहने में तो मित्र शब्द आता है, लेकिन कहीं न कहीं वो एक ऐसी वेदना के साथ जी रहा है, जो शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ कि शिक्षा मित्रों ने, खासकर महिलाओं ने, अपने केस जो है किसी सरकार के सामने दान किए या प्रतिशोध के रूप में उन्होंने मुंडन कराया। तो वीरेंद्र जी, आपसे विस्तार रूप से जानेंगे कि आखिर शिक्षा मित्र कैसे, एक शिक्षा मित्र का उत्तर प्रदेश सरकार ने सिलेक्शन किया और आज का जो शिक्षा मित्र है वो किस स्थिति से गुजर रहा है। जिस समय शिक्षा व्यवस्था अपने उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ चुकी थी, 90 का दशक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय कल्याण सिंह जी ने शिक्षा मित्र योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। उनका उद्देश्य था कि गांव का व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको जोड़ा जाए शिक्षा व्यवस्था से। उससे दो लाभ थे। एक तो गांव का व्यक्ति होगा तो उससे लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे और बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे। दूसरा जो था वो ये था कि समय से विद्यालय बंद होंगे, खुलेंगे। शिक्षा मित्र योजना 1999 में शुरू हुई। जिस समय देश में सर्व शिक्षा अभियान का उदय हुआ था, तो शिक्षा मित्रों की ये योजना लाई गई। शुरुआत में प्रैक्टिकल के तौर पर प्रत्येक जनपद में चुनिंदा विद्यालयों में शुरू किया गया था। फिर धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। तो जिस समय ये शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई, शिक्षा मित्रों में बड़ा उत्साह था। उस समय नौजवान थे और बड़े उमंग और जोश के साथ उन्होंने काम किया। 2250 रुपये से उन्होंने नौकरी शुरू की और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक वो अपनी कर्तव्य का निर्वहन करने लगे। धीरे धीरे हमारा संगठन खड़ा हुआ और संगठन ने सरकार से अपनी मांगें रखना शुरू किया। तो शुरू में 150 रुपये मानदेय वृद्धि की गई। उसके बाद 600 रुपये वृद्धि करके 3000 रुपये हुए। हम काम करते रहे लगातार बड़े धैर्य से। लेकिन इस बीच में कुछ समस्या भी उत्पन्न हुई। जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार थी, 2006 में हमारा लक्ष्मण मैदान पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ पुलिस ने काफ़ी लाठियाँ चलाई शिक्षा मित्रों के ऊपर, लेकिन उससे विचलित नहीं हुए। लेकिन इसके बाद सरकार ने 600 रुपये की वृद्धि की। लेकिन बीच बीच में बड़े उतार चढ़ाव आए। बहन जी की सरकार आई, हम लोग अपनी मांग करने लगे थे। संगठन विस्तार रूप ले चुका था। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन खड़ा हो चुका था। हमारी मांग थी कि जब शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई थी, सभी शिक्षा मित्र स्नातक थे, तो हमारी मांग थी कि शिक्षा मित्रों को बीटीसी कराई जाए, उनको प्रशिक्षण करा करके अध्यापक बनाया जाए। वो दिन भी आया 2010 में, जब शिक्षा मित्र 5 सितंबर को बड़ी संख्या में लखनऊ में इकट्ठे हुए थे और प्रदेश के दोनों ही संगठन संयुक्त उसमें कार्य धरना था। मुझे याद है कि उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गाजी मामवाला साहब, उनको बहुत लाठी पड़ी थी। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था बकाया, केवल अंडरवियर था और पूरा उनका शरीर लाठियों से पूरी तरह लहूलुहान था। उसके बाद बहन जी ने हमसे वादा किया था कि हम जल्द ही NCTE से परमिशन लेकर के आपको प्रशिक्षण कराएंगे। वो दिन भी आया, शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। हमारा प्रशिक्षण हुआ तो जब मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ, 2010 में जो आंदोलन हुआ था उसमें हमारे काफ़ी शिक्षा मित्र घायल हुए थे। तो अखिलेश जी उस समय नौजवान थे, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी तो मैं निश्चित ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का काम करूंगा।
अपने वादे के अनुरूप जब उनकी सरकार आई, उन्होंने शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का काम किया और हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश जी को। उन्होंने शिक्षा मित्रों को जो सम्मान दिया, हम उसके हमेशा आभारी रहेंगे। आज का जो शिक्षा मित्र है वो किस दौर से वास्तविक जो स्थितियां हैं शिक्षा मित्र की वो क्या हैं आज? आज शिक्षा मित्र बहुत ही दयनीय स्थिति में जीवन जी रहा है अपना। वो अवसाद में है, मानसिक तनाव में है, आर्थिक तंगी। 10,000 रुपये में आप देख रहे हैं कि किस तरह परिवार का भरण पोषण हो सकता है। जिस कार्य को एक शिक्षक करता है उसी कार्य को शिक्षा मित्र भी करते हैं। जिन क्लासों को, जिन सब्जेक्टों को एक शिक्षक पढ़ाता है उन शिक्षक भी पढ़ाते हैं। लेकिन इतना बड़ा भेदभाव हम लोगों के साथ किया जा रहा है। हमारे शिक्षा मित्र आए दिन आप देखते होंगे, सोशल मीडिया अखबारों में पढ़ते होंगे, रोजाना घटना हो रही है। अभी कल का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे एक शिक्षा मित्र साथी रणविजय सिंह बाराबंकी से, उनकी तबीयत खराब होती है, उनको उनके परिवार के लोग लेकर के जो है वहाँ सरकारी अस्पताल जाते हैं। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो व्यक्ति तड़पता है और उसको कोई मदद नहीं मिलती है। ये सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े करता है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में उसको इलाज नहीं मिलता है और इलाज की हवा में वो दम तोड़ देते हैं। इससे पहले भी हमारे कई साथी आप देखते होंगे कि किसी ने अवसाद के कारण फांसी लगा ली, किसी ने आग लगा ली, कोई कुएं में कूद गया। हमारे आगरा का उदाहरण है, फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में हमारी शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य कर रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो वहाँ से दौड़ लगा करके गए और कुएं में कूद कर उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। ये स्थिति पैदा हुई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, शिक्षा मित्रों को बड़ी उम्मीद थी। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी सरकार जब होगी तो हमारी बात ढंग से सुनी जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ। जब तक सरकार नहीं थी, माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, लगातार शिक्षा मित्रों से कह रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की रैली में कहा था 2015 में, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। सारे समाचार पत्रों में खूब आपने देखा छपा था वो। माननीय योगी जी जिस समय गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, वो हमारे धरने में गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने वहाँ लंबा चौड़ा भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्र हताश ना हो, निराश ना हो और संघर्ष को जारी रखें। हाँ, और जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजे और केंद्र से हम पास कराएंगे। आज उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह उनकी सरकार है। पिछली बारी सरकार रही लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। स्वयं भी मुख्यमंत्री हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने कहा शुरुआत में कि ये पहला अवसर है कि महिलाओं ने अपने केस त्यागे। बिल्कुल, हमारी महिला बहनों ने अपने केसों का त्याग किया। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों ने अपने जनेऊ त्यागे थे। ये बहुत ही एक गंभीर विषय का है। और माननीय योगी जी ने एक कमेटी का गठन किया था। दिनेश शर्मा उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको अध्यक्ष बनाया था। लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट का ये नहीं पता है कि वो रिपोर्ट कहाँ है, क्या उसकी रिपोर्ट है, कुछ नहीं पता। अभी विगत वर्ष 18 अक्टूबर को हमारा लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। जब हमारा कार्यक्रम हुआ तो हमारे संगठन को वार्ता के लिए ले जाया गया। पुनः एक कमेटी बनाई गई, उसमें 5 सदस्य थे। लेकिन 1 साल हो गया, इस बीच में चुनाव भी हो गया लोकसभा का। उस कमेटी की रिपोर्ट का आज तक पता नहीं है। अभी 5 सितंबर को हमने पुनः शिक्षक दिवस के दिन लखनऊ के इको गार्डन में एक बहुत बड़ी रैली की। लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र इकट्ठे हुए। उसके बाद एक वार्ता का दौर शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि योगी जी संत हृदय हैं, निश्चित ही वो हमारी वेदना को समझेंगे, क्योंकि 10,000 रुपये पर काम करते हुए हमको लंबे समय हो गया। और इस महंगाई के दौर में आप जानते हैं कि किस तरह परिवार का भरण पोषण होता है। कोमल हृदय की हम बात करते हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा शिक्षा मित्र कर सकते थे जो महिलाओं ने केस त्यागे थे और अपनी बात को स्वयं लखनऊ सत्ता के आगे रखा था, सरकार के आगे रखा था? इससे ज़्यादा शायद शिक्षा मित्र और क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि जो उस समय जो प्रयास था वो हद पार करके और अपने हक के लिए एक झुकना भी कहिए, समर्पण भी कहिए, प्रतिशोध भी कहिए, किसी भी रूप में सरकार को जगाने का जो प्रयास हो सकता है वो आपकी महिला साथियों ने किया? बिल्कुल,
हमारी महिला बहनों ने अपने जब केस त्यागे थे तो सारे टेलीविजन पर चल रहा था, सारे समाचार पत्र न्यूज़ चैनलों पर चल रहा था, उनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे और उनकी जो वेदना थी वो कह नहीं पा रही थी। और एक बहुत बड़ा निर्णय था वो, क्योंकि महिलाओं का केसों से बहुत प्रेम होता है और जब उन्होंने अपने केस त्यागे, वो जो स्थिति थी, हर शिक्षा मित्र उस दिन बहुत ही टूटा हुआ था और सरकार की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा था कि शायद माननीय मुख्यमंत्री अब तो जरूर सुनेंगे। और उन्होंने कमेटी बनाई तो बड़ी उम्मीद जगी थी हमको कि कमेटी बनाई है तो इसका निश्चित ही उनको समाधान होगा, लेकिन आज तक कोई समाधान न होना एक संवेदनहीनता को दिखाता है। हम फिर भी सरकार से मांग कर रहे हैं, जो पीछे छूटा उसको छोड़ करके आगे देखें और शिक्षा मित्रों के जीवन को संवारने का काम करें, क्योंकि शिक्षा मित्र अब उस स्थिति में नहीं है कि रोजाना लखनऊ की सड़कों पर आकर के वहाँ आंदोलन करे। तो 10,000 रुपये में अपना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम किस तरह से यहाँ से लोगों को तैयार करके ले जाते हैं और वहाँ जाके लड़ाई लड़ते हैं, इतना खर्चा होता है तो बड़ा मुश्किल है। वो मूलभूत मांगे क्या हैं जिन्हें शिक्षा मित्र सरकार के आगे रखते हैं और उन पर कमेटी के बाद बनने के बाद निर्णय नहीं आ पा रहा? मूलभूत मांगे जो जिन्हें आप सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। पिछली सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हमें शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाना है। उन्होंने अपने वादे के अनुरूप हमें शिक्षक बनाया। आही गलतियां की तो नौकरशाह ने की, शिक्षा मित्रों ने कोई गलतियां नहीं की, ना कि सरकार ने गलती की। 69 भर्ती को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों का निर्णय आया है, अब सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं अभ्यर्थी, तो इसमें कहीं ना गलती किसकी है? इसमें भी गलती उन्हीं सरकारी सिस्टम की है। अगर ये लोग सही से नीतियां बनाते तो आज शिक्षा मित्रों की दुर्दशा नहीं होती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि आप इनको इतना कम मानदेय देना जिससे इनका परिवार में चल सके। उन्होंने अपना निर्णय सुनाया था, ये कहा था कि आप इनको पुनः बैठे दे करके और सहायक अध्यापक बना सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। 1,37,000 पद हमारे जो खाली हुए थे उसमें शिक्षा मित्रों को बराबर मौका नहीं दिया गया। 68,500 भर्ती में कट ऑफ को 40-45 रखा जाता है, 69 भर्ती में बढ़ा करके उसको 60-65 कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों रोकने का काम किया गया सरकारी तरफ से। अगर शिक्षा मित्रों को मौके दिए गए होते तो आज शिक्षा मित्र मैं समझता हूँ कि बहुत कम रह जाते, नहीं सभी अध्यापक बन जाते, क्योंकि 50,000 शिक्षा मित्र हमारा आज भी टेट पास है और वो सारी अर्हता रखता है जो शिक्षक की होनी चाहिए। दूसरा, हमको 20 साल 22 साल कार्य करने का अनुभव है, इतना लंबे समय हमको हो गया, हम काम कर रहे हैं। जिन सब्जेक्टों को मैंने पहले कहा, एक अध्यापक पढ़ा रहा है उसे 60 से 70 रुपये वेतन दिया जाता है, उसी को शिक्षा मित्र पढ़ाता है उसको मात्र 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। सरकार ने अभी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 2,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी, लेकिन आज तक कोई नहीं बढ़ाया गया है। सारे कर्मचारियों को बढ़ाए गए लेकिन हमारा नहीं बढ़ाया गया। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का शिक्षा मित्रों के प्रति जो रवैया है, सौतेला व्यवहार है, वो दर्शाता है। लेकिन फिर भी हम पुनः एक वार्ता का दौर शुरू हुआ है। हम उम्मीद है और आज भी हम आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा निर्णय करे। भाई हम चाहते हैं कि जब हम काम समान करते हैं तो वेतन भी समान होना चाहिए। जिस तरीके से आप सड़कों पर अपने शिक्षा मित्रों के लिए उतरते हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र से, क्योंकि आप जिलेवार पूरे प्रदेश में इस तरह से अभियान चला चुके हैं कि स्थानीय सांसद या आपके जो विधायक हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से आपने अपनी समस्या से अवगत कराया है, उनकी अब तक की जो भूमिका रही है वो किस तरह की देखने को? हमने 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरुआत की थी। जितने भी जनप्रतिनिधि थे हमने सबको उनके आवास पर जाकर के अपना मांग पत्र सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि आप हमारी आवाज़ को उठाइए, हम आपको वोट दे रहे हैं, बार बार आपको हम चुन के भेजते हैं और ये उम्मीद लेके भेजते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनाएंगे। लेकिन देखने में ये मिला कि उन्होंने हमारे ज्ञापन जो हमने दिए उसका कभी कोई महत्व नहीं समझा। उन्होंने हमेशा वो एक कागज का टुकड़ा समझा। ये शिक्षा मित्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा जनप्रतिनिधियों ने किया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मेरे आगरा में मैंने कई बार, चाहे विधायक हों या सांसद हों
सबके आवास पर जाकर के ज्ञापन देने का कार्य किया, लेकिन कभी इन्होंने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक ही बात कही कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, बहुत जल्दी ही आपके लिए निर्णय लेने वाली है। और इस एक शब्द को सुनते सुनते हमें आज 7-8 साल हो गई। और शिक्षा मंत्री जी जब कभी भी हाउस चलता है वो एक ही बात को रिपीट करते हैं कि 3.5 मिलते थे, हमने 10 कर दिए। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों को 10 नहीं मिलते थे, शिक्षा मित्र 40,000 पा रहे थे। जहाँ वीरेन जी आपने बताया कि जिस तरीके से आप लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे थे और कई बार ये प्रयास रहा कि उन्हें जगाया जाए, आपके संघर्ष में वो आपके साथ ही बने हैं। उम्मीद ये रहती भी है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने ज़िले में हर व्यक्ति मतदाता है। आज यदि बात करें शिक्षा मित्रों के साथ जो घटनाक्रम, जो अवसाद की बात है, उससे कितने ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं या काल के गाल में समा गए? जब से हमारा समायोजन निरस्त हुआ उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथी अवसाद के कारण मानसिक तनाव, आत्महत्या करके ऐसे कदम उठाने लगे और दम तोड़ने लगे। मैं अभी प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश में अब तक लगभग 10,000 से अधिक हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन असमय ही अपने प्राण त्याग चुके हैं। वहीं जनपद आगरा की बात की जाए तो जनपद आगरा में अभी 4 दिन पहले विकासखंड खेरागढ़ में हमारी बहन गीता तोमर ने बीमारी के कारण दम तोड़ा है। लेकिन अभी आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हों या सांसद हों या जिला पंचायत सदस्य हों या ब्लॉक प्रमुख हों, किसी ने भी इतनी संवेदना नहीं दिखाई तो उन परिवारों के बीच जाकर के उनके दुख को बांटते। हमारा ये प्रयास रहा था कि हमारे अपने हैं, हमारी उम्मीद रखते थे कि हमने वोट देके चुन के भेज रहे हैं, ये हमारी बात को रखेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात कभी नहीं रखी। एक बात मैं जरूर धन्यवाद दूंगा चौधरी बाबूलाल जी को। जब हम हाई कोर्ट से अपना केस हारे थे, हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा था कि आप हमारी मुलाकात केंद्रीय शिक्षा मंत्री से कराइए। उन्होंने हमारे ले करके स्मृति ईरानी से मिलवाया था और उन्होंने कहा था कि इनकी मदद कीजिए और क्या इसमें अच्छा हो सकता है आप वो करिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबूलाल जी को। उन्होंने शिक्षा मित्रों की वेदना को समझा और अब जब कभी वो मिलते हैं हमें जरूर पूछते हैं हमसे कि क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो खुद भी सरकार में हैं और वो जाते रहते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ सरकार में वार्ता चल रही है और निश्चित ही कोई ना कोई समाधान निकल के आएगा। लेकिन जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आगरा में 9 विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे, कभी किसी ने इतनी संवेदना नहीं दिखाई कि उन परिवारों से जाकर के उनका दुख बांटे और उनसे बीच में पहुंचे, जैसे उनको ये लगे कि हमारे बीच में हमारे लोग आए हैं और हमारी मदद के लिए खड़े हुए हैं और सरकार हमारे साथ है। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। जी, कभी लगा नहीं कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको ये पता था कि हमारे जिले का शिक्षा मित्र असमय ही काल के गाल में गया है या इस तरह की परिस्थितियां उसके सामने हैं कि आज जो शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं अपने परिवार को सर्वाइव करने में संघर्ष कर रहा है और अब उसके जाने के बाद वो परिवार किन परिस्थिति में होगा। जो प्रतिनिधि हैं कभी आपके सामने आते होंगे तो लगता नहीं है कि उनकी आंखें कभी जो लज्जा से भर आती हैं, कभी लज्जित होते हैं वो लोग या निर्लज्ज ही नजर आते? नेताओं की आंखें कभी नहीं झुकी, उनके दिल में कभी भी कोई संवेदना नहीं जगी। अगर ऐसा होता तो वो दरवाजों में जरूर पहुंचते, वो उन लोगों के परिवारों के बीच जरूर पहुंचते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुन के आते हैं, उनको जनता की बात सुननी चाहिए। और शिक्षा मित्र बहुत ही पीड़ित प्राणी है, जिसके साथ जो हुआ है इससे पहले इतना बुरा कभी किसी साथ नहीं हुआ। अवसाद से कैसे शिक्षा मित्र निकलें, इसके लिए क्या प्रयास हो, क्योंकि अभी जो स्थिति देखने को मिलती है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ इस परिस्थिति में आ गया है कि अवसाद में ज़िंदगी को जी रहा है। ऐसे में न तो विद्यालय का माहौल न उसके घर का माहौल खुशहाल होगा। तो वो जो सरकार के समक्ष आप बात रखना चाहते हैं वो उन लोगों के सामने भी, जो आम लोग हैं उनको भी ये पता चलना चाहिए कि जिसे मित्र कहा गया है सरकार की ओर से लिखित रूप से, वो मित्र आज किस स्थिति से गुजर रहा है। शिक्षा मित्र जब योजना आई थी तो बड़ा सोच समझ के नाम रखा गया होगा, लेकिन सरकार ने शिक्षा मित्रों को शत्रु मान लिया, मित्र न मानकर शत्रु मान लिया। अन्य कर्मचारियों के साल में डीए बढ़ जाते हैं, उनको बोनस भी मिलता है, लेकिन शिक्षा मित्र के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई।
तो इससे ये साबित होता है कि सरकार की जो मनोदशा है हमारे प्रति वो कैसी है। अब वो हमने एक पहल शुरू की है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में हमारे संगठन ने पहल की है, और एक श्रीचंद शर्मा जी जो एमएलसी हैं मेरठ सहारनपुर सीट से, वो मध्यस्थता निभा रहे हैं। तो एक आशा की किरण हमें जगी है बीच में, और हमें उम्मीद है कि निश्चित ही शिक्षा मित्रों के हित में कोई निर्णय होने वाला है। और जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी इनपुट मिले हैं, कल भी मैंने पढ़ा था कि दीपावली से पूर्व शिक्षा मित्रों को तोहफा मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों की अब वो उम्र नहीं रही है कि वो सड़कों पर संघर्ष करें, एक स्थायी समाधान हो, एक स्थायी नीति बने, और ये स्पष्ट हो जाए कि आप कि ये वेतन भत्ते होंगे, ये आपको सुविधाएं मिलेंगी। ना तो शिक्षा मित्रों को कोई मेडिकल सुविधा मिल रही है। हमारी मांग हमने लगातार सरकार से की कि शिक्षा मित्रों को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, लेकिन आज तक नहीं जोड़ा। हमारे शिक्षा मित्र जो आए दिन दम तोड़ रहे हैं, वो इसलिए दम तोड़ रहे हैं, खर्चे पूरे हैं, उम्र हो गई है, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, शादी, तो ये सारे खर्चे वो वहन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, पूरा समय उनको विद्यालय में लग जाता है। सबसे पहले हमारे आगरा में एक घटना हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाजीपुर खेड़ा खंदौली ब्लॉक में गांव पड़ता है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, जब मुझे सूचना मिली, तो मैंने जाके देखा, अकेला भाई था, 7 बहनें थीं, बूढ़े माता पिता थे। तो जो उनके प्रधानाध्यापक थे उन्होंने बताया था कि ये छुट्टी के बाद कोल्ड स्टोर में जाकर के और मजदूरी करते हैं, और उससे परिवार इनका चलता है। शिक्षा मित्रों का परिवार 10,000 रुपये से नहीं चलता है। शिक्षा मित्र अन्य काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई पशु पालता है, इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो स्थिति है उसको समझते हुए एक स्थायी समाधान, हम लगातार स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं, सरकार स्थायी समाधान निकाले और एक ऐसी नीति बनाए कि जो हमारे आने बचा कुचा जो समय है हमारा, वो हमें आंदोलन ना करने पड़े, हम बच्चों को पढ़ाएं। हम शुरू से ही जब से शिक्षा मित्र विद्यालय में आए थे, पठन पाठन का जो स्तर था वो बढ़ गया था, क्योंकि उस समय शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ चुकी थी, शिक्षकों की कमी थी, तो शिक्षा मित्र योजना को लाया गया था। शिक्षा मित्रों ने बहुत मेहनत से काम किया। आज हमारे पढ़े हुए बच्चे भिन्न भिन्न पदों पर पहुंच गए हैं। अगर शिक्षा मित्र अयोग्य थे, ये कैसे? यदि ये सरकार जो आरोप लगाती है कि सरकार शिक्षा मित्र 8वीं पास थे, कोई कहता है, अभी एक डिबेट में एक प्रवक्ता हैं समय सिंह, उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों को वो योग्यता नहीं रखते तो उनको लगा दिया था। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शिक्षा मित्र योजना जिस समय आई थी उस समय सभी शिक्षा मित्र 12वीं पास थे और स्नातक थे, उसके बाद उनको बीटीसी कराया गया था। और बीटीसी भी सरकार, केंद्र सरकार की संस्था से अनुमति लेने के बाद हुआ था। केंद्र सरकार ने उसमें अपना अप्रूवल दिया था, उसके बाद बीटीसी हुई थी हमारी दूरस्थ शिक्षा विधि से। तो कोई भी शिक्षा मित्र 8वीं पास नहीं है, ना कोई 12वीं पास है, सभी स्नातक हैं और सभी 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। तो ये, लेकिन ये सरकार भर्ती तो आपने की है, चलो ठीक है, सरकार ने कहीं गलती की हो, सरकार गलत थी तो राज्यपाल भी गलत थे क्या? दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने के बाद विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल उस समय के राम नाईक जी थे, उनका भी उसका अनुमोदन है। अगर कहीं गलत था तो उन्होंने कैसे कर दिया? और अगर गलत किया, मैं फिर कह रहा हूँ, गलत किया तो सरकारी सिस्टम ने किया। सरकार ने गलत उस समय भी नहीं किया था। आज आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप अच्छा कर दीजिए, हम आपसे मांग कर रहे हैं। लेकिन 69 भर्ती तो आपके कार्यकाल में हुई है, ये कैसे कोर्ट में फंस गई, कैसे हाई कोर्ट से हार गए? तो कहीं ना कहीं जो गलतियां कर रहे हैं वो सरकारी सिस्टम कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार सरकारी सिस्टम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज शिक्षा मित्र सरकार की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और बड़ी उम्मीद जगाए हुए हैं। जो वार्ता का दौर शुरू हुआ है अभी, उससे एक आस जगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय शिक्षा मित्रों के अच्छा होगा और कोई ना कोई अच्छा निर्णय होगा। शिक्षा मित्रों की बहुत सारी वेदना और कैसे शिक्षा मित्र चयनित हुए थे, कैसे ये भर्ती तैयार की गई थी, इस पर पूरा प्रकाश वीरेंद्र जी ने डाला। वीरेंद्र जी, एक बुलावे पर आपने हमारे शो के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। जी राज भाई, शुरू से ही आप हमारे सहयोगी रहे हैं। शिक्षा मित्रों की जो आवाज़ है
वो मीडिया ही है। मीडिया ना होती तो हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो चैनल आपने शुरू किया है द रियल टॉक शो, ये आने वाले दिनों में बुलंदियों को छुएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, लगातार हमारा ये प्रयास है कि वास्तविकता की कसौटी पर लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं और उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या चुनौतियां उनके सामने हैं। आज सरकारी सिस्टम में किस तरीके से लोग शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, इस सब से आपको परिचय कराने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आगरा जिलाध्यक्ष से आपको रूबरू कराया। इसी तरह की हस्तियां इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी। हमारी कोशिश है कि जो लोग अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यशैली से आपको कोई संदेश या कोई मैसेज दे सकें, उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। फिर होगी मुलाकात किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।